हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मान्यवर, ये लड़ाई न केंद्र की है, न राज्य की है, न कोई एक विभाग की है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर ये परिणाम नहीं आ सकता है। बॉर्डरों को से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। एयरपोर्ट और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी सतर्कता के साथ इन टोटो जो योजना बनी है इसका एक हिस्सा बनकर एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नारकोटिक्स सारी एजेंसियों ने भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुनर्वसन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं, तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है। मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लड़नी है। हमारे संघीय ढांचे में राज्य सरकारें कई सारी पार्टियों की होती है, कई बार केंद्र में भी मिली जुली सरकारें आती हैं, परंतु मैं आज ये बात सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई को गंभीरता के साथ लड़ा है। और जो भी योजनाएं गई, जो भी सूचनाएं गई, उसका इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स और इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर सभी राज्यों ने बहुत अच्छे ढंग से अमल भी किया है। इसलिए कम से कम एक मुद्दा ऐसा है जिसमें तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव राज्य की जियोग्राफिकल सिचुएशन और आर्थिक व्यापार करने की पद्धति को लेकर हो सकता है, तरीकों में बदलाव, परंतु इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब एक पेज पर है। मान्यवर, जहां तक बॉर्डर के राज्य हैं, कल सभी बॉर्डर के राज्यों के सदस्यों ने गंभीरता से विषय रखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बॉर्डर से ट्रेड का सवाल है। पाकिस्तान के साथ अभी कोई ट्रेड हमारा बॉर्डर से नहीं होता है, इससे ड्रग आने का सवाल नहीं है, परंतु इससे हमारी दिक्कतें समाप्त नहीं होती। ड्रोन से आता है, तस्करी से आता है, सुरंगें बनाकर भेज देते हैं, बंदरगाहों के माध्यम से आता है, एयरपोर्ट से माध्यम से आता है। तो व्यापार बंद करने से इस समस्या का समाधान नहीं आया है। समस्या को जहां जहां पर वो लोग अपना नया तरीका ढूंढते हैं, उसको हमें नसीहत करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। मान्यवर, एक बहुत सारे सदस्यों का सुझाव आया, हो गया भैया, आगे मेरा पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आप कुछ कह सकते हैं। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, ढेर सारे लोगों ने कहा, दादा ने कहा कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं।
दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी। हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए तो बोले नहीं होते। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होनी चाहिए। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको कानून के शिकंजे के अंदर लाना चाहिए। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। मान्यवर, सरकार की तो है ही। जैसे पाटिल साहब ने कहा, व्यसन मुक्ति केंद्रों से लेकर इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेकर सारी चीजें बहुत बनाई गई, मैं बताऊंगा आगे। परंतु एक सामाजिक वातावरण भी हमने तैयार करना पड़ेगा कि जिसने ड्रग ले लिया वो खराब है, ऐसा नहीं। इसको फिर से समाज के अंदर पुनः प्रस्तापित सम्मान के साथ करने के लिए, एक सामाजिक माहौल बनाने के लिए भी सभी सांसदों ने साथ में मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। मान्यवर, जहां तक ड्रग के कारोबार पर सख्ती का सवाल है, भारत सरकार ने विगत 3 सालों से ढेर सारे व्यवस्थाएं की हैं। सबसे बड़ा बदलाव हमने किया है, जैसे गृह मंत्रियों के सम्मेलन में भी मैंने आग्रह से किया था, इसके बाद सभी गृह मंत्रियों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर भी मैंने कहा था, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। ड्रग की किसी भी जब्ती को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एक जगह ड्रग की छोटी सी पुड़िया भी मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन को, ये ड्रग कहां से आई, वो सरहद तक ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा। और अगर किसी बंदरगाह पर, एयरपोर्ट पर ड्रग पकड़ा गया तो वो ड्रग छोटे सी छोटी पान की दुकान पर कैसे जाना था, वो पूरे नेटवर्क का अगर हम जांच करते हैं तभी जाकर ये समस्या का समाधान होगा। मैंने सभी गृह मंत्रियों को यह भी कहा है, उसमें राज्य की भी सीमाएं आती है, कई बार अंतरदेशीय सीमाएं भी आती हैं, अंतरराज्य की सीमा भी आती हैं, सीमा के पार भी इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। उस वक्त एनसीबी और एनआईए 2 ऐसी एजेंसियां हैं जो एनसीबी पूरे देश भर में जांच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जांच कर सकती है। इसीलिए जब एनआईए का कानून हम लेकर आए तब उसमें ड्रग के कारोबार को हमने डाल दिया था। और मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती किया था कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा केस है जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती है तो आप निसंकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हर एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन देश की सरहदों के बाहर जाता है तो आप वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए की भी मदद ले सकते हैं। एनआईए आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। और मुझे आनंद है मान्यवर, लगभग 42 इन्वेस्टिगेशन राज्यों ने एनसीबी या एनआईए को दिए हैं और सफलतापूर्वक
पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आज तीनों एजेंसियां, राज्य की, एनआईए और एनसीबी आगे बढ़ रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमने मिले हैं।